Hello lovelies, myself Upasna. I have done my masters in chemistry from Punjab University, चंडीगढ़। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसको जाने से पहले आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हमने डिस्क्रिप्शन में इस चैनल की टेलीग्राम का जो है लिंक दिया हुआ है। तो अगर आप बहुत अच्छे नोट्स चाहते हैं 10th के 9th के, तो आप प्लीज़ उसको जाकर ज़रूर प्रेस कीजिए उस लिंक को, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इट विल रियली हेल्प यू टू फेच वेरी गुड मार्क्स इन योर बोर्ड्स, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि किस किस स्ट्रैटेजी को, किस तरह से हमने क्या स्ट्रैटेजीज बनाकर चलना है कि हमारे जो बोर्ड में एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ही अच्छे हो जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, पढ़ क्यों रहे हो? किसके लिए पढ़ रहे हो? लोगों के लिए? पेरेंट्स कह रहे हैं इसलिए? बेटा पहले तो देखो वो पढ़ाई छोड़ दो। लोगों के लिए पढ़ना, पेरेंट्स के लिए पढ़ना छोड़ दो। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है एग्जाम में अच्छे मार्क्स फेच करने के लिए, दैट इज स्टडी फॉर योरसेल्फ। अपने लिए, खुद के लिए पढ़ो। लोगों ने कुछ नहीं लेना तुम्हारी पढ़ाई से, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ थोड़े वो मिर्च मसाले लगाने आ जाते हैं। रही बात पेरेंट्स की, येस दे आर कंसर्न फॉर यू। अगर वो आपको पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो आपके लिए कह रहे हैं, अपने लिए नहीं कह रहे। उनका कुछ फायदा नहीं है उसमें, ठीक है। वो आपको डांट भी रहे हैं तो आपके लिए डांट रहे हैं। सो गो स्टडी फॉर योर सेल्फ। पहले ये माइंड सेट करो कि मुझे अपने लिए पढ़ना है, अपना करियर सेट करने के लिए पढ़ना है। ये बात आपको मेरी शायद आज समझ नहीं आएगी, आने वाले 4 सालों में ज़रूर आ जाएगी कि हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे। दूसरी बात, जो ये 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं और इजी एग्ज़ाम्स हैं आपकी लाइफ के। इम्पॉर्टेंट किस लिए हैं ये तो आपको सारे ही बोलते होंगे, अरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो 11th-12th में कैसे एडमिशन लेगा? मेडिकल में एडमिशन लेनी है, नहीं मिलेगी। कॉमर्स में लेनी है, परसेंटेज नहीं आएगी, नहीं मिलेगी। जिन्होंने स्कूल्स चेंज करने हैं उन्हें अच्छे स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलेगी अगर 10th पे परसेंटेज नहीं आएगी। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट तो ये बहुत है। हर जगह बाद में आपका 10th का सर्टिफिकेट जो है वो यूज़ होने वाला है, ठीक है। पर उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ईजी भी हैं। और भैया मैम कैसी बातें कर रहे हो यार, पेपर ईजी कैसे हो सकते हैं? है ईजी। बाद में इस बात को भी बाद में याद करोगे जब बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए 12th के बाद, ठीक है। कुछ लोग उस पहले ही प्रिपरेशन करनी शुरू कर देंगे जब उनके लिए पढ़ोगे। 12th के बोर्ड एग्जाम्स हो गए, जितने भी इसके बाद आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें से सबसे ईजी जो है आपका एग्ज़ाम जो है वो 10th के बोर्ड ही हैं। और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज़्यादा नंबर आप इसी में ला सकते हो। तो भैया किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? तोड़ डालो, फोड़ डालो, पेपर में अच्छे नंबर ला डालो, ठीक है। अब अगली बात हमने इसकी तो कर दी कि स्टडी फॉर योरसेल्फ, ये तो हमारी कहानी हो गई ख़त्म। दूसरी बात आती है प्री बोर्ड्स की। प्री बोर्ड्स हो गए निकले, यहाँ तो भेजा फ्राई हो गया मेरा, नंबर ही नहीं आए, इसका मतलब मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो बोर्ड्स में भी मार्क्स नहीं ले आ सकता। वेरी 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 रॉन्ग थिंकिंग। ज़रूरी नहीं कि प्री बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आए तो बोर्ड्स में भी नहीं आएंगे। हाँ, मेहनत करेंगे तो आएंगे। दूसरी बात, जो प्री बोर्ड्स में गलतियां करी हैं वो बोर्ड्स में नहीं करनी तो भी आएंगे। उनसे सीखो, मोटिवेशन लो कि क्या गलती करी, यहाँ नहीं करनी, डिमोटिवेट मत हो, ठीक है। दूसरी बात, प्री बोर्ड्स में बेटा देखो टीचर्स भी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू प्रिपेयर यू फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो चेकिंग भी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है। तो अगर प्री बोर्ड्स में आपको लगता है कि मेरा पेपर तो सारा ठीक था, 70 नंबर आने चाहिए थे, 50 क्यों आए हैं, ठीक है, तो बोर्ड्स में 75 ज़रूर आएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चेकिंग स्ट्रिक्ट हुई हुई है। तो फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि मैम कह रही हैं नंबर आ जाएंगे, आ ही जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। बैठे बैठे मेहनत करो, जो गलतियाँ वहाँ करी उससे सीखो, वो गलती बोर्ड्स के एग्जाम्स में बिल्कुल भी नहीं करनी, बस बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। तोड़ फोड़ के आना है बोर्ड का पेपर। अगली बात पे हम चलते हैं। यहाँ तो ठीक है, अब ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है अपना टाइम टेबल सेट करने के लिए। खेल कूद लिया, आज कल पढ़ लूँगा,
नींद बहुत आ रही है, कल पढ़ लूँगी, है ना। ओहो अभी तो फ़ोन बज रहा है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है। बेटा सारी चीज़ें वेट कर सकती हैं, बोर्ड के एग्जाम्स वेट नहीं करेंगे। तो ये टाइम ऐसा है कि आप अपना टाइम टेबल शेड्यूल करिए। मैं ये नहीं कह रही कि 24 घंटे पढ़ते रहिए, बिल्कुल ही आप फ़ोन छोड़ दीजिए, कुछ भी। फ़ोन छोड़ने का टाइम है, बट पढ़ने का उससे ज़्यादा है। फ़ोन छोड़ने के साथ साथ पढ़ने का टाइम ज़्यादा है, तो इधर से फ़ोन छोड़ना है, इधर से पढ़ाई करनी है, ठीक है। फ़ोन देख लो, दिन में 10 मिनट देख लिया, रिलैक्सिंग के लिए देख लिया। तो एक टाइम टेबल सेट करिए कि इतने दिन अब मैंने इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इस डेट तक, जब मेरे पेपर शुरू होने वाले हैं उससे 15 दिन पहले मैंने अपनी रिवीजन करनी शुरू कर देनी है। बाय एनी हाउ मुझे यहाँ तक से सिलेबस ख़त्म करना है। और जब पढ़ने भी बैठ रहे हो, जब टाइम टेबल भी सेट कर रहे हो, तो जो टफ सब्जेक्ट्स हैं उन्हें पहले उठाओ, इजी सब्जेक्ट्स को बाद में उठाना। इजी सब्जेक्ट्स आप फटाफट एंड में, अगर थोड़ा बहुत दिमाग में भेजा फ्राई हो भी रहा है तो हो जाएगा, बट टफ सब्जेक्ट्स उस समय करने में आपको दिक्कत आ जाएगी, तो पहले इजी सब्जेक्ट्स को उठाते हैं, ठीक है। तो टाइम टेबल इस समय सेट करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। अब यहाँ से हमने टाइम टेबल की भी बात कर ली और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स की भी बात कर ली। एक बात और, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को उठाने के लिए तो मैंने कह दिया, कई बच्चे तो ये सोचते हैं कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स छोड़ ही देते हैं, या कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है छोड़ दो। बहुत ऐसा नहीं करना, फंस जाओगे। अगर 5 नंबर में वही क्वेश्चन आ गए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स अभी तो टाइम है, पेपर के टाइम पे पढ़ने के लिए मैं उनको सलाह नहीं दूंगी कि एंड में आप पेपर में उनको पढ़ने बैठो ताकि जो आता है वो भी छोड़ दो, नहीं। अभी तो बहुत टाइम है ना अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, अभी हम डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देंगे स्टार्टिंग में। तभी मैंने कहा टाइम टेबल के साथ ही कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, पहले उन्हें करो, उसके बाद जो आता है उसको करो, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी चीज़ आ रही है यहाँ से बाय बाय टू इडियट्स। कौन इडियट्स? बहुत से ऐसे इडियट्स हैं जो हमें कह रहे हैं तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे कौन से नंबर आने हैं, ठीक है। या फिर जो ऐसे मूर्ख हैं जो कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई करके किसी का कोई भला हुआ है आज तक, तूने पढ़ लिख के क्या करना है, चल घूमने चलते हैं, ठीक है। पेरेंट्स इसलिए कहते हैं कि तेरा कुछ नहीं होगा बिकॉज वो कंसर्न है आपके लिए, ये बात मैंने पहले भी बोली। वो आपको ये करना चाहते हैं कि हाँ शायद हमारी बातों से इसको कोई असर हो और ये पढ़ना शुरू कर दे, पर जो बाकी लोग हैं उन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो आगे कह रहे हैं चल बॉस घूमने चलते हैं, यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, अरे तूने आज फ़ोन ही नहीं उठाया, हम तो कॉन्फ्रेंसिंग पर थे। तो ऐसे इडियट्स को इस समय के लिए छोड़ दो, खुद तो नहीं पढ़ेंगे, तुम्हें भी नहीं पढ़ने देंगे, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी तो उन्होंने कुछ करना धरना है नहीं, तुम्हें भी नहीं करने देंगे। तो से बाय बाय टू इडियट्स एट दिस टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन बेवकूफ़ों को बाय कह डालना, ठीक है। उसके बाद कीप फोकस। क्या फोकस मैम, किस बात का फोकस? जिस समय पढ़ रहे हो, पहले भी बोला था मैंने ये, ठीक है। जिस समय पढ़ रहे हो उस समय फ़ोन बजे, टीवी चल रहा है, कोई घूमने जा रहा है, कोई घर पर आ गया, सारी चीज़ें वेट कर सकती है। तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ किताबों में होना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों फोकस? सपोज करो तुम 10 घंटे पढ़ लिए, मम्मा पापा को दिखाने के लिए मैं तो आज दिन में 10 घंटे पढ़ा था, बट उसमें से दिन के 10 घंटों में से 8 घंटे तो दिमाग घूमता रहा, अरे मेरा फ़ोन तो नहीं बज रहा होगा, मम्मी के पास है, कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया मेरे फ़ोन पे, कोई मेरा फ्रेंड तो नहीं आ रहा, या कोई फ्रेंड बुला तो नहीं रहा, या अरे घूमने जाना था यार, पढ़ाई के चक्कर में रह गया। तो मतलब दिमाग कहीं इधर उधर घूमता जा रहा है। तो होगा क्या उसका नतीजा? पढ़े तो तुम 10 घंटे, या तुम्हें 1 घंटे का भी नहीं रहेगा। अगले दिन जब तुम पढ़ने बैठोगे वो सारी आधी से ज़्यादा चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी। क्यों? क्योंकि फोकस ही नहीं था, कंसंट्रेशन ही नहीं था। सिर्फ 10 घंटों में से पढ़ के सिर्फ 1 घंटे की चीज़ याद है, या 2 घंटों में जो तुम पढ़े वो तुम्हें याद है, उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ याद ही नहीं है, और वो भी ढंग से याद नहीं है। सो आवर्स के साथ साथ द टाइम पीरियड फॉर विच यू आर स्टडिंग, फोकस ऑल्सो मैटर्स, कि आपको वो चीज़ें कम से कम याद रहें, नहीं तो भूल जाओगे। और पढ़ना कैसे? आपको पढ़ लिए, याद हो गया सब कुछ, मेरे को तो सब कुछ आता है, पर
थोड़ी देर बाद किताब उठाई, अरे भैया ये तो आता नहीं, क्यों? क्योंकि उसको देखकर रीड कर ली, किताब बंद कर दी। ऐसा नहीं करना। उसको पढ़ रहे हो चीज़ें, डायग्राम्स बनाकर देखो, इक्वेशंस लिख लिख कर देखो। मैथ्स के क्वेश्चंस तो मैथ्स को तो तुम पढ़कर वैसे ही नहीं कर सकते, सॉल्व करके देखो। सोशल में भी जब पढ़ रहे हो तो आंसर्स लिख लिख कर देखो, ठीक है। जब पढ़ ली एक चीज़, उसके बाद किताब को बंद कर कर अपने मन में बोल कर देखो, या तो कि हाँ मुझे ये चीज़ आती भी है। फिर कई बार क्या होता है, हमने पढ़ ली, सोचा आ गया, पर जब किताब बंद करते हैं तो उसके बाद वो सब कुछ शून्य बटा सन्नाटा हो जाता है, ठीक है। तो फोकस के साथ साथ ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्लियर है कि पढ़ना कैसे है, लर्निंग किस तरह करनी है। लर्निंग करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैंने आपको बताई कि बुक खोलने के बाद उसको बंद कर कर लिख कर देखो या मन में आंसर बोल कर देखो। वैसे बेस्ट ऑप्शन है कि जितना लिख लिख कर चीज़ें करोगे उतना आपके दिमाग में यहाँ सेटिंग हो जाएगी। कई बच्चों को हाँ आदत नहीं होती ज़्यादा लिखने की, तो पढ़ने के बाद उसको बंद कर कर जो है वो आंसर को रिपीट करो कि हाँ मुझे आता है कि नहीं आता। आप अपने आप को उसी समय जज कर जाएंगे, ठीक है। तो की फोकस से बाय बाय टू इडियट्स, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पहले करिए, स्टडी फॉर योरसेल्फ। अब मैं तो भैया पढ़ रहा हूँ, आज मैं सारी इंग्लिश निपटा डालूंगा, या आज मैं सारी साइंस ही निपटा डालूंगा, केमिस्ट्री निपटा डालूंगा मैं आज। बेवकूफ़ों, अगर एक ही चीज़ सारा दिन करेंगे, अगर मान लो हम एक ही, पढ़ाई को छोड़ो, कोई भी एक ही चीज़ अगर सारा दिन हम करते हैं ना तो हम बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर एक ही सब्जेक्ट को सारा दिन पढ़ते रहोगे तो भी बोर हो जाओगे। ट्राई करो कि एक दिन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ो। सुबह ऐसा सब्जेक्ट उठाओ कोई जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्यों? सुबह फ्रेश उठे हैं, माइंड फ्रेश है, सब फ्रेश है। दोपहर तक कुछ ऐसा उठाओ जो थोड़ा सा आता है, क्यों? क्योंकि दोपहर तक थोड़ा थक चुके होते हैं, नींद भी आ रही होती है। शाम को कुछ ऐसा उठाओ कि आता है, बस रिवाइज करना है, क्यों? क्योंकि शाम तक बैटरी और लो हो गई। तो मेरी सलाह ये है कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 सब्जेक्ट्स कम से कम करो, मल्टीपल सब्जेक्ट्स करो, एक ही चीज़ को उठाकर सारा दिन मत बैठे रहो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स के बाद मैं कहूँगी कि लोग कहते हैं कि म्यूज़िक जो है हम जब सुनते हैं पढ़ते समय तो दिमाग रिलैक्स होता है, बट अगर हम बच्चों स्टडीज़ पे भी जाएं तो अगर हम पढ़ाई के साथ साथ म्यूज़िक सुन रहे हैं तो मल्टीटास्किंग कर रहा है उस समय हमारा ब्रेन, और बहुत सारी जगहों पे यूज़ अप हो रहा है, तो प्रॉपरली हमारी कंसंट्रेशन पढ़ाई पे नहीं लग पाएगी। तो म्यूज़िक सिर्फ उस समय सुने जिस समय आप रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। पढ़ते समय म्यूज़िक को भी साइड रख दीजिए। ये मत सोचिए कि म्यूज़िक सुनते समय आप पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे, नहीं। वो मल्टीटास्किंग ब्रेन कर रहा है, अगर 100% दिमाग यहाँ लगना तो उससे कम परसेंटेज दिमाग की पढ़ाई में लगेगी, ठीक है। स्ट्रेस फ्री तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपने स्ट्रेस फ्री रहना है पढ़ते समय, किसी की भी बातों से जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, चाहे जो मर्जी बोलता रहे बोली जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रेस फ्री और आप साथ में कब हो सकेंगे, जब डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को, अगर पढ़ाई के कंटेंट में आएंगे, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स आप पहले ख़त्म कर लेंगे। अगर वो वहाँ सिलेबस पढ़ा होगा, प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बना होगा, सिलेबस भी पढ़ा होगा, टाइम टेबल प्रॉपरली नहीं बनाएंगे, एंड में रिवीजन की जगह भी सिलेबस ही कर रहे होंगे, पेपरों में भी सिलेबस ही खत्म हो रहा होगा, तो स्ट्रेस अपने आप आ जाएगा। तो प्लीज़ जो मैंने ये चीज़ें अभी पहले समझाई थी वो ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद पेपर में प्रिसाइज लिखिए, अच्छा लिखिए और पढ़िए भी अच्छा। बहुत ज़्यादा पढ़ने से कामयाब नहीं होंगे, अच्छा पढ़ने से कामयाब होंगे। राइट कंटेंट पढ़िए, एनसीईआरटी को फॉलो करिए, इधर उधर की फालतू चीज़ों पे मत जाइए। हाँ, जब कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई प्रॉपर आंसर चाहिए, उसके लिए आप हेल्प बुक फॉलो करिए, बट एनसीईआरटी को घोट कर निचोड़ कर पी लीजिए। एनसीईआरटी के बाहर से कहीं से पेपर नहीं आता, एनसीईआरटी की एक एक चीज़ आपको आनी चाहिए। सो स्टडिंग राइट कंटेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारी चीज़ें हमने मैम कर लिया, आपने जो कुछ कहा हमने सब समझ लिया, पर फिर भी नंबर नहीं आए, क्यों? आंसर अटेम्प्ट करने नहीं आते, पेपर ही छूट गया। अरे बॉस, आंसर अटेम्प्ट करते समय पीछे से शुरू करिए। सबसे पहले 5 मार्कर्स पे जाइए, 5 मार्कर्स के बाद पीछे से आगे आइए, और 5 मार्कर्स भी जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनमें वो पहले बिडू अटेम्प्ट करने हैं आप उनने जो अपने को सबसे बढ़िया आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने 1 मार्कर के ऊपर जाना है, 1 मार्कर तो फटाफट हो जाते हैं हमारे। तो 5 मार्कर से शुरू करिए, क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए, प्रॉपर स्पेसिंग दीजिए आंसर्स में, राइटिंग अपनी अच्छी रखिए, स्पीड स्टार्टिंग से बनाकर रखिए अटेम्प्ट करते समय, और
क्वालिटी पे जाना है, क्वांटिटी पे नहीं जाना। क्वालिटी इज व्हाट मैटर, क्वांटिटी डज नॉट मैटर। क्वालिटी होनी चाहिए आंसर्स में, नहीं 4 पेजों का आंसर लिख दिया नंबर तो आए नहीं। क्वालिटी दो, उसमें जहाँ जिस चीज़ की रेलिवेंसी की ज़रूरत है वो चीज़ आपने वहाँ देनी है। तो अब एंड में बच्चों मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो आपने लोगों की बातों पे इस समय बिल्कुल ध्यान नहीं देना क्या कह रहे हैं, आपने सिर्फ अपने पे काम करना है। मेरी ये सारी बातें सुन लेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। तो अपने पे ध्यान दीजिए, किसी और पे ध्यान मत दीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए और भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।